जातिवाद यानी कि कास्ट सिस्टम ये न्यूज़ में किसी न किसी रीज़न की वज़ह से आ ही जाता है टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कास्ट सिस्टम है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? क्या इसकी रियलिटी थी? क्या ये पास्ट से ही ऐसे एग्ज़िस्ट करता है जैसे आज के टाइम पे है? न्यूज़ आर्टिकल अगर ओपन करके देखोगे तो कई बार आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आती है जिसमें बताया गया कि कास्ट के ही बेसिस पे जेल्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन करी जा रही है। तो आप इससे ये चीज़ तो अज़्यूम कर सकते हो कि कितना ज़्यादा स्प्रेड है ये कास्ट सिस्टम, राइट? तो यहाँ पे अगर केस देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी अराउंड अक्टूबर मंथ के आसपास 2024 में, जिसमें बोला गया कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करी जा रही है जेल्स के अंदर भी। अब देखो हर एक स्टेट का एक जेल मैनुअल होता है, उस जेल मैनुअल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि जब भी कोई परपिट्रेटर यानी कि क्रिमिनल वहां पे आएगा तो उसको क्या पर्पस क्या काम उसको देना है, क्योंकि वहां पे भी वो अर्निंग करेंगे ना। तो देखा गया कि जो जेल मैनुअल्स हैं, जब वहाँ पे रजिस्टर लगाया जाता है क्रिमिनल की एंट्री के लिए, तो उसके नाम के साथ में क्या लिखा जाता है, उसकी कास्ट लिखी जाती है कि कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करता है। अब देखो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होगी, उसको बावर्ची का काम दे दिया जाएगा, यानी कि वो खाना वगैरह पकाएँगे। पर अगर उनकी कास्ट सो कॉल्ड लो कास्ट आई, तो उस केस में उनको मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मैटर नहीं करेगा कि उसने क्या क्राइम कमिट किया है। हो सकता है ऊपर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाला क्रिमिनल था, उसने मर्डर करा था, रेप करा था, वो मैटर नहीं करेगा, और वहीं पे इसने चोरी करी थी, वो मैटर नहीं करेगा। पर कास्ट के बेसिस पे उनको काम जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, पर एक आर्टिकल भी है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21 व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी डेथ्स देखने को मिली हैं, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व्ड होते हैं, वो कहीं न कहीं ये सो कॉल्ड लो कास्ट से ही बिलॉन्ग करते हैं। अब इसमें हमें जो मेन फोकस करना है इस टाइम पे दैट इज ऑन ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम कि क्या ये जाति ऐसे ही एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद एक और टर्म और देखेंगे दैट इज क्लास। कास्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, मेंस में आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़े से वैदिक पीरियड में। देखो सबसे पहले होता था स्टोन एज, जिसको पाषाण युग भी बोलते थे, पेलियोलिथिक आया, मेसोलिथिक आया, नियोलिथिक आया। उनकी जो मेजर डिमांड हुआ करती थी वो लाइवलीहुड को होती थी कि खाओ पियो और दैट्स ऑल, उनका वही काम था। स्टोन एज के बाद यहाँ पे मेन जो चीज थी वो थी सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे चल रहा था। स्टोन एज के बाद आप हिस्ट्री में पढ़ते हो दैट इज आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपको स्क्रिप्ट्स तो मिली हैं पर आज तक वो डिसाइफर नहीं हुई है। तमिलनाडु के सीएम ने बोला था कि इसको जो डिसाइफर करेगा उसको पैसा मिलेगा, राइट? पर आज तक वो डिसाइफर नहीं हुई है। उसके बाद आया आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आप नोटिस करोगे कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखा है। ओवरऑल टाइम पीरियड देखोगे तो 1500 से लेके 600 बीसीई तक का है। अब इस टाइम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1500 से लेके 1000 बीसीई, और दूसरा रहेगा आपका 1000 से लेके 600, कई जगह पे 500 भी लिखा होता है बीसीई तक का। इसके बेसिस पे क्यों इनको डिवाइड किया? क्योंकि अब आपको सोसाइटी में चेंजेस मिलेंगे। यहाँ पर इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, पर वहीं पे जो आगे वाला है दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक आपको सोसाइटी के अंदर चेंजेस मिलेंगे। जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में बोला जाता है कि सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का क्या मतलब होता है कि सभी को इक्वल माना जा रहा है। ये मैटर नहीं करेगा आपका जेंडर क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता था। कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन सोसाइटी देखने को मिली है। कहाँ पे लिखी है ये चीजें? तो ये लिखी है ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है? 4 वेद देखते हो ना आप, मेनली जो अर्ली वैदिक पीरियड का वेद था दैट वाज़ ऋग्वेदा। बाकी सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, वो लेटर वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है। और जो मेन फोकस था दैट वाज़ ऑन द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। अब आपको पता होगा जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम वैदिक पीरियड की तरफ गए थे तो कौन आए थे बीच में? थ्योरीज दी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वो थे आर्यंस। आर्यन का जो लिटरल मीनिंग होता है जैसे अर वर्ड अगर ले तो उसका मतलब एग्रीकल्चर होता है, पर पूरे के पूरे आर्यन वर्ड को ले ले तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्किन हुआ करती थी दैट वाज कंपैरेटिवली फेयर, ये फेयर कलर के होते थे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और टर्म आनी शुरू हुई दैट वाज दास और दास्यूस। दास और दास्यूस ये स्लेव से रिलेटेड था और उनकी जो कॉम्प्लेक्शन हुआ करती थी दैट वाज डार्क कलर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इतनी भी ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट हुई। अभी के इसके ही साथ एक और चीज आई दैट वाज, ये ऋग्वेदिक पीरियड है अगेन, ये लेटर वैदिक पीरियड है। इसमें क्या हुआ, काम के बेसिस पे वर्ण असाइन कर दिए गए। अब काम क्या हो सकता है कोई मंत्र चैंटिंग करने में बिलीव करता है, हो सकता है कोई टीचर है,
ठीक है? तो यहाँ पे जो सिस्टम था उसमें बोल दिया कि ये ब्राह्मण्स होंगे, ब्राह्मण्स। और किसकी बॉडी से ये ब्राह्मण निकल के आए तो हेड माना जाता है पुरुषा का। अब ये पुरुषा कौन थे? तो पुरुषुक्ता हेम के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, गॉड हैं पुरुषुक्ता हेम। ये पुरुषोक्ता हाइम बोलो, हेम्स बोलो, जिसके अंदर श्लोक वगैरह लिखे होते हैं, तो उससे रिलेटेड था ये। फिर ब्राह्मण आए, इनके बाहों से क्षत्रिय आए। क्षत्रिय आपको पता है किस चीज से रिलेटेड होंगे? वॉरियर, यानी कि युद्ध वगैरह ये करेंगे, मेन फोकस क्षत्रिय का यही रहेगा। तीसरे पे आए वैश्यास। वैश्या का जो मेन फोकस रहेगा दैट इज ऑन ट्रेड वगैरह पे, ठीक है। फोर्थ पे आए शूद्र। शूद्र में वो लोग डाल दिए जो कोई भी काम नहीं करना चाहते पर कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो इनको बोल दिया कि आप क्या करोगे, ये जो बाकी के तीन हैं इनको सर्व करोगे, यानी कि इनके लिए आप काम करोगे, तो इनको बना दिया सर्वेंट्स। स्वीपिंग का काम हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया, वो किसको असाइन कर दिया गया था? दैट वाज असाइन टू शूद्र। अब इससे भी, ये तो आई थी आपकी ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे। अब इसके भी बाद एक और जो कैटेगरी आई थी दैट वाज दलित्स। ठीक है, दलित्स के साथ सबसे ज्यादा एट्रोसिटी हुई है, इनको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके अलावा महात्मा गांधी जब आते हैं तो उन्होंने बोला था कि दलित अगर पैरों से ओरिजिन हुए हैं तो ये तो हरि के जन है, ठीक है, यानी कि गॉड के बच्चे हैं हरिजन, इनकी तो हमें पूजा करनी चाहिए। और भीमराव अंबेडकर वो भी सो कॉल्ड इसी दलित वाली कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, उनके साथ भी काफी ज्यादा एट्रोसिटी हुई थी। तभी तो उन्होंने इतिहास के पन्नों में फिर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा जिससे काफी सारी चीजें चेंज हुई थी। तो इस सिस्टम को क्या बोला गया? ये था आपका वर्ण सिस्टम। अब ये जो वर्ण सिस्टम है ना, इसमें एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे लोगों को उनके काम के बेसिस पे वर्ण असाइन किया गया। अगर तुम मंत्रा चैंट कर रहे हो, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, तभी तुम्हें ब्राह्मण बोला जाएगा। अगर तुम वॉरियर हो तभी तुम्हें क्षत्रिय बोला जाएगा। अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तभी तुम्हें वैश्य बोला जाएगा। अगर तुम बाकियों को सर्व कर रहे हो तो तभी तुम्हें शूद्र बोला जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्यूपेशन, अगर वर्ण को आप अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि इसी से कास्ट बनी है ना बाद में, तो ये जो वर्ण सिस्टम था ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। कल को जो ब्राह्मण का लड़का है वो बोले कि मुझे तो वॉर करनी है, तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाता था? क्षत्रिय वाली कैटेगरी में। कल को ब्राह्मण का लड़का बोले कि मुझे इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करना है, मैं क्लीनिंग वगैरह में ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? वो शूद्र में जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर जो मेन एम्फेसाइज था वो ऑक्यूपेशन के ऊपर था, यानी कि उस टाइम पे ऐसी कोई कास्ट नहीं थी। अब जैसे जैसे टाइम बीता हम पहुंचे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, और जब लेटर वैदिक पीरियड में आए तब एक कॉन्सेप्ट आता है प्योरिटी और पॉल्यूशन का। प्योरिटी और पॉल्यूशन से क्या मतलब है? अब जो ब्राह्मण हैं दे आर ऑब्सेस्ड कि हमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे वर्ण से हमारे फैमिली के अंदर लोग नहीं आने चाहिए। तो अब जो ब्राह्मण का लड़का है, डजंट मैटर वो क्या काम कर रहा है, उसको मंत्र आते हैं नहीं आते हैं वो मैटर नहीं करेगा, पर अब उसको हेरिडिटरी क्या मिल रहा है? हेरिडिटरी, यानी कि अब जो उनके फादर साहब थे वही उनके आगे बच्चे होंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ फादर वर्ड का यूज किया। ऋग्वेदिक पीरियड में गर्ल्स को भी काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी लड़कियां एकेडमिक्स में इन्वॉल्व थी, पर उतनी ज्यादा नहीं बची जितनी ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर हुआ करती थी। तो अब क्षत्रिय का जो लड़का होगा वो भी क्षत्रिय बनेगा, और सोसाइटी आपको कैसी मिलने वाली है? पेट्रियार्की। तो दैट्स हाउ कास्ट का ओरिजिन हुआ। उसके बाद ये लोग तो समझने लगे कि जो शूद्र हैं ये तो बने ही क्यों हैं, इनको अच्छे से ट्रीट करने के लिए, और शूद्र बने ही क्यों हैं, इनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये सारा कहाँ पे ओरिजिन हुआ था? दैट वाज इन ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे एक सोसाइटी में चेंज आया, इसी वजह से हम दो पीरियड्स देखते हैं हमेशा वैदिक पीरियड के अंडर। अब देखो ये है पुरुषा। पुरुषा का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा भी आप सुनते हो, तो उनकी जो हेड है उससे ब्रह्मा का ब्राह्मण का ओरिजिन हुआ। प्रीस्ट होते हैं इसमें, पंडित आगे, थिंकर्स आगे, फिलोसफर्स आगे, टीचर्स आगे। देन दूसरी इनकी जो बाहें हैं उससे क्षत्रिय का ओरिजिन हुआ। वॉरियर आगे, किंग्स आगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आगे। एंड जो टांगे हैं उससे वैश्यास का ओरिजिन हुआ। फाइनली एग्रीकल्चरिस्ट आगे, ट्रेडर्स आगे, मनी लेंडर्स आगे, एंड फाइनली जो पैर हैं उनसे शूद्रा का ओरिजिन हुआ। सर्विस प्रोवाइडर, हेल्पिंग अदर वर्ण, मतलब दूसरे वर्ण वाले लोगों को ये हेल्प किया करते थे। अब ये जो शुरू की तीन कैटेगरीज आपने देखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको बोला जाता था द्विजा। द्विजा का मतलब है ये ट्वाइस बॉर्न है, ट्वाइस बॉर्न।
ट्वाइस बॉर्न इनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने काफ़ी एसेटिक लाइफ़ जी होती थी। एसेटिक लाइफ़ से क्या मतलब है? इनकी ज़िंदगी में आश्रम सिस्टम हुआ करता था और टोटल आश्रम कितने थे? तो 4 आश्रम थे। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में जो 1 साल से लेके वैसे 5 साल से लेते थे क्योंकि 1 से 4 साल तक तो अभी बच्चा चलना-फिरना सीखता है, क्रॉलिंग कर रहा होता है। तो 5 साल से लेके 25 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं सेलिब्रेट स्टूडेंट। यानी कि जो बच्चा है वो ब्रह्मचारी रहेगा, अपनी पढ़ाई-लिखाई के ऊपर फ़ोकस करेगा। गुरुकुल्स में यहाँ पे बच्चों को भेज दिया जाता था, वहीं पे वो अपनी पढ़ाई करते थे। देन 25 साल के बाद 26 से लेके 50 साल तक की जो उम्र रहेगी उनकी, उसमें वो अपनी गृहस्थी बसाएँगे, यानी कि बच्चे वगैरह करेंगे, अगली जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे उनकी शादी होगी और इस आश्रम वाली स्टेज को बोला था गृहस्था। देन आता है वानप्रस्था। वानप्रस्था में क्या किया जाता था, ये टाइम पीरियड देख लो 51 टू 75 ईयर्स तक का होता था। ये होता था फेज़ ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि अगली जनरेशन को काम सौंप दिया जाएगा, तो तुमने ये काम करना है। तो ये काम कब हुआ? वानप्रस्था के अंदर। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती थी, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगली जनरेशन को दे के आ चुके हो, अब आपको क्या लेना पड़ेगा? संन्यास। इसमें जो भी 76 ईयर्स के बाद जो भी उम्र बची, वो किसमें आ जाती थी? संन्यास के अंदर आती थी। अब यहाँ पे वो एज़ अ सेंट घूमेंगे, जंगल वगैरह में रहेंगे, वहाँ पे अपनी मेडिटेशन करेंगे और फाइनली जो भी मटेरियल डिज़ायर्स थी वो सब खत्म हो जाएँगी। तो कास्ट सिस्टम का हमने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देख लिया और ये जो आश्रम सिस्टम था ये सिर्फ़ द्विजा के लिए ही फ़ॉलो होता था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड तीसरे पे आ जाएँगे वैश्यास। नेक्स्ट आता है कास्ट और क्लास के बीच में क्या फंक्शन होता है। तो कास्ट तो हमने देख ली कहाँ से ओरिजिन हुई, वर्ण सिस्टम से ओरिजिन हुई। पर वहीं पे क्लास की बात करें तो ये पैसे के बेसिस पे होती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपकी हाई क्लास होगी, सो कॉल्ड हाई क्लास होगी। वहीं पे कम पैसा है तो लो क्लास होगी और बीच में हो तो मिडल क्लास होगी और इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसमें आप क्या देखते हो ज़्यादातर मिडल क्लास में ही आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो क्लास है वो आज के ही टाइम से आप सोच रहे हो कि जिसके पास मर्सिडीज़ है वो हाई क्लास है। इंडीड वो हाई क्लास ही बोली जाएगी एज़ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, पर ये पहले भी एग्ज़िस्ट करता था। कहाँ से पता चलता है हमें? तो पुराने टाइम में बरियल सिस्टम जब हुआ करता था, बरियल सिस्टम। बरियल सिस्टम में क्या होता था कि जब लोगों को दफनाया जाता था, तो उनके साथ अगले जन्म के लिए कुछ चीज़ें रख दी जाती थी। तो कहीं बरियल्स के साथ आपको मिलेगा गोल्ड, कइयों के साथ मिलेगा सिल्वर, कइयों के साथ मिलेगा कॉपर, कइयों के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती थी। मतलब उनके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी ही नहीं अपनी जो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी थी उसको देने के लिए। तो यहाँ से भी क्या पता लगता है कि पुराने टाइम पे भी कोई इंसान ऐसा हुआ करता था जिसके पास ज़्यादा पैसा हुआ करता था, किस फॉर्म में? एक एसेट की फॉर्म में वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है। आयरन तो आया ही लेटर वैदिक पीरियड में था, ठीक है? तो आयरन के भी कुछ पार्टिकल्स मिलने लगे। कइयों ने तो सिर्फ पत्थर लगा दिया होता था, जिनको मेगालिथ्स बोलते थे। ये आपको हर टाइप में मिलेगा, ये आपको स्टोन एज में भी मिलेगा। ये जिनको मतलब मनी जो फेस वैल्यू होती है किसी भी मनी की, उसकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं हुआ करती थी। नोट्स तो बाद में आए ना, तो पहले मेगालिथ्स भी लगा दिए जाते थे, बड़े-बड़े पत्थरों के बोल्डर्स लगा दिए जाते थे। अब देखते हैं कि केस का थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आपको एक इनसाइट मिलेगी कि कैसे ये ओरिजिन हुआ था कास्ट सिस्टम। तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। हमने देख लिया पूरा का पूरा डिवीजन, वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आया था। पर जैसे-जैसे टाइम बीता लेटर वैदिक पीरियड में आप एंटर हुए, तो वहाँ पे वो जो वर्ण सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम में टर्न हो चुका था। यानी कि अब जो अगली जनरेशन आएगी, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा। जैसे एक बहुत पॉपुलर सा फ्रेज़ भी है जो ऋग्वेदा के अंदर लिखा हुआ है। एक लड़का है वो बोलता है कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो ट्रेडिंग में है, पर मेरी मदर जो है वो ग्रेन्स से रिलेटेड काम करती है, यानी कि खेतों वगैरह में काम करती है, तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं और जो मेरे फादर हैं, वो मंत्रा चैंट करते हैं, यानी कि ब्राह्मण हैं। तो एक ही फैमिली के अंदर आपको डिफरेंट वर्ण सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही आगे जाओगे, लड़के को मंत्र चैंटिंग नहीं आती, पर फिर भी उसको ब्राह्मण ही बोला जाएगा, अगर उसके फादर ब्राह्मण थे। चलो जी, अब कास्ट बेस्ड हायरार्की रीजन्स के अंदर अगर आप देखो, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि रजिस्टर के ऊपर जब भी कोई क्रिमिनल आएगा, अब देखो एक और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आप टर्म याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप देखते हो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर डाउट था। डाउट के बाद वो डाउट प्रूव हो चुका है तो उसको बोलेंगे अक्यूज़। अक्यूज़ नहीं बोल के कन्विक्ट भी उसको बोल दिया जाता है। कई बार उसको परपेट्रेटर भी बोल दिया जाता है। अब उसको डाल दिया जाएगा जेल के अंदर। अब जेल के अंदर जब उसको रखा होगा,
यानी कि वो अरेस्ट हो चुका है। डिटेंशन और अरेस्ट लास्ट आर्टिकल जब हमने किया था तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था ये। तो जब इसकी अरेस्ट हो चुकी है यानी कि अब ये जेल में जाएगा तो वहाँ पे एक रजिस्टर रखा होता है जहाँ पे इनके नाम वगैरह नोट करे जाते हैं। कौन-सा क्राइम कमिट किया था उसको भी नोट किया जाता है। तो अब जो जेल मैनुअल्स हैं उसमें ये भी मेंशन है बहुत सारी स्टेट्स के इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी हर स्टेट के अंदर आपको ये मिलेगा कि उनकी कास्ट पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि अंदर चल के भी तो उनको काम असाइन करना है और जब काम असाइन किया जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर सो कॉल्ड हाई कास्ट है, तो उनको बावर्ची का काम दे दिया, यानी कि फूड वगैरह वो पकाएँगे और अगर उनको उनकी जो कास्ट है दैट इज़ सो कॉल्ड लो कास्ट, तो उस केस में उनको मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम दे दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास रोबोट्स तो है नहीं, इंडिया के पास रोबोट्स है नहीं, तो मैनुअल स्क्वेंजिंग आज भी मैनुअल यानी कि ह्यूमन्स खुद ही कर रहे हैं। एंड जो दूसरा यहाँ पे देखा गया है दैट इज़ अबाउट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो इन हर एक इंसान को आर्टिकल नंबर 21 मिला है व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सबको अच्छी सांस लेने का हक है, ज़िंदगी का हक है, वो वायलेट होता है डायरेक्टली। दूसरा आता है राइट टू डिग्निटी। राइट टू डिग्निटी खत्म हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा एक केस था किरण बेदी जी से रिलेटेड केस तो नहीं था, इन्होंने मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करी थी तिहाड़ जेल के अंदर। तो जो क्रिमिनल्स थे, अब देखो क्राइम तो कमिट किया है, वो छोटा हो बड़ा हो क्रिमिनल तो उसको डिक्लेयर करा जाएगा। तो किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के अंदर मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करी थी जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे क्रिमिनल्स के अंदर चेंजेस आए थे। उन्हें रिग्रेट हुआ कि क्रिमिनल उन्होंने क्या-क्या क्राइम्स कमिट किए थे, उसके बाद चेंजेस देखने को मिले थे। तो वो पॉजिटिव नोट था। पर अगर तुम ऐसे मैनुअल स्क्वेंजिंग करवा रहे हो रादर देन पॉजिटिव चीज़ों के, तो उससे क्या होता है जो डिग्निटी होती है किसी भी इंसान की वो ऑब्वियस सी बात है खत्म हो जाती है। फोर्स लेबर की तरफ धकेल दिया जाता है। इससे भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कौन से वाला? आर्टिकल नंबर 23 जिसमें बोला गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करना है, कोई भी फोर्स लेबर नहीं करवाई जाएगी। फोर्स लेबर तो पहले एग्जिस्ट किया करती थी। जिसे बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। अब जैसे कई मनी लेंडिंग का काम किया करते थे। पुरानी मूवीज़ में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि पैसा लेने के लिए आता था एक फार्मर किसी अमीर से घर पे जाके और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे देगा, बोलेगा कि जब पैसे वापस करोगे तो इतने ब्याज सहित वापस करना है। आज के टाइम पे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 12%, 14%, 16%। उस टाइम पे देखोगे तो 98% तक का ब्याज लौटाना पड़ जाता था। तो उस केस में जो फार्मर होता था उसका सब चला जाता था और फाइनली वो फोर्स लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं उसमें फँस जाया करता था। तो ये जो फोर्स लेबर है ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोहिबिटेड है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 23 ये एग्जाम्पल आप कोट भी कर सकते हो। इसके बाद आपको पता है जब भी हम इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ट्राइबल आ जाता है, दूसरा रूरल है एंड तीसरा अर्बन है। ट्राइबल वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बिलीव करते हैं 3 चीज़ों पे जल, जंगल और ज़मीन। ये जल, जंगल, ज़मीन का जो फ्रेज़ था ये किसने दिया था? तो कोमाराम भीम जी, ये गोंड ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्होंने ये फ्रेज़ दिया था जल, जंगल, ज़मीन का। तो ये बोलते हैं कि कुछ जो ट्राइब्स थी अब देखो जब ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल पीरियड हुआ करता था, तो वो जंगलों की तरफ जाते थे ताकि उन रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकें। अब जो ट्राइबल पीपल थे वो नहीं चाहते थे कि जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसके साथ कोई भी इंटरफेयर करे। तो इसी वजह से क्या हुआ एट्रोसिटी हो जाती थी। करते ब्रिटिशर्स थे, पर ब्लेम किस पे लगा दिया कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं दे आर नेचुरल ऑफेंडर्स। इनको ऑफेंडर बोल दिया, क्राइम कमिट करने वाला बोल दिया। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? क्राइम कमिट करना, तो दैट इज़ नेचुरल ऑफेंडर। अब सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई थी तो उन्होंने ये भी बोला था ये नेचुरल ऑफेंडर क्या होता है? ये 1947 से पहले की टर्म थी और उसके बाद भी लोगों ने यूज़ करी थी। नेक्स्ट आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अगर देखोगे तो सबसे पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है इस चीज़ को और जितने भी प्रिजन्स के अंदर जेल मैनुअल्स हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं, उनको इम्प्रूव करने को कहा है और इसकी वजह से री-इवैल्यूएशन करी जाए, कमिटीज़ बिठाई जाएँ जो हर एक स्टेट के जेल मैनुअल को चेक करें कि कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही। उसी के साथ-साथ और भी आपने कास्ट से रिलेटेड केसेस सुने होंगे जैसे कोई लड़का है उसकी शादी हो रही है पर वो सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलॉन्ग करता है, घोड़े पे चढ़ जाता है जैसे बाकी कास्ट के करते हैं नॉर्मली, उसको बाद में पीट-पीट के मार दिया जाता है। दैट इज़ द ब्रूटल लेवल ऑफ दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद वायलेशन किसकी हुई? तो आर्टिकल 14 व्हिच इज़ अगेन अ फंडामेंटल राइट वो तो बोलता है कि सारे क्या हैं इक्वल हैं बिफोर लॉ, ठीक है? इक्वालिटी है, तो वो भी वायलेट हुआ। आर्टिकल 17 में तो सीधा बोला है अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करना है। बस ये है कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया हुआ है आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। आर्टिकल 21 व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ ये भी वायलेट हुआ। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर तो मना करी गई है पर वहाँ पे जबरदस्ती आप देख रहे हो मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई जा रही है सो कॉल्ड लोअर कास्ट से।
और ये जो फ़ोर्स लेबर करवाई जाती है, लेट्स से अगर मैं मैनुअल स्क्वेंजिंग का ही सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल लूँ, तो जो अगली जनरेशन आती है उनको भी ये लगने लगता है कि उनका काम ही ये है, तो साइकोलॉजिकली वो चीज़ बैठ जाती है। फिर एकदम से सरकारें आती हैं आगे और वो मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद करवा देती हैं। फिर वो जो लोग होते हैं जिनका उससे लाइवलीहुड रिलेटेड था, वो उस दुविधा में पड़ जाते हैं, ना तो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई, ना तो उनको वहाँ से रिहैबिलिटेट किया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ से प्रूव होता है कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल अबाउट जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया।